वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमें कुछ ऐसे अर्थशास्त्रियों के नाम बताने हैं जिन्होंने अंग्रेजों के राज में पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय को फाइंड आउट किया था। तो इसमें नाम है दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव, RC देसाई। ये सभी वो नोटेबल इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों के राज में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन, हाउ डू यू से सो। यानी कि अंग्रेजों के राज में हमारा देश जो है वो कृषक देश कहलाता था। ऐसा क्यों कहलाता था? क्योंकि उस समय पर हमारे देश में 85% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि खेती से ही अपना गुजारा कर रही थी, अर्थात अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। 85% पॉपुलेशन, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 3, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की बिल्कुल रुक चुकी थी। तो ऐसा क्यों था? क्या कारण था इसके पीछे कि अंग्रेजों के राज में तरक्की हो ही नहीं रही थी? The stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of the land settlement. अंग्रेजों के द्वारा जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे देश के अंदर, वो इसका कारण थे। वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली द जमींदारी सिस्टम। और उस लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर भी खासकर जो जमींदारी सिस्टम था उसने कभी भी हमारे देश की कृषि को पनपने नहीं दिया, यानी कि उसको डेवलप नहीं होने दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश की कृषि के लिए कभी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सोची ही नहीं। हमारे देश का जो कृषक था, किसान जो था, वो सिंचाई के लिए भी केवल और केवल रेनफॉल पर ही डिपेंड रहा करता था और जमींदारों के द्वारा उस पर अत्याचार किए जाते थे, जिसकी वजह से कृषि कभी डेवलप नहीं हो पाई अंग्रेजों के राज में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अंग्रेजों की सरकार का एक ही मेन मकसद था देश में। वो क्या था कि यहां से कच्चा माल अपने देश में ले जाएं और वहां से तैयार माल लाके हमारे देश में बेचें, ताकि हमारे देश के रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉयट कर सकें। नंबर 5, वाई इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस नेसेसरी। आजादी के वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसे समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट का लेवल क्या है। अगर हम लोग ये पढ़ेंगे नहीं कि आज़ादी से पहले हमारे देश की हालत क्या थी, तो फिलहाल हम लोग कैसे पता लगाएंगे हमने कितनी तरक्की कर ली है। यानी कि एट प्रेजेंट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल जो है वो अच्छा है कि नहीं है, ये तभी पता चलेगा जब हम उसे कंपेयर करेंगे उस टाइम पीरियड से जब हम लोग गुलाम थे। नंबर 6, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एग्रीकल्चर। अधिकतर लोग रोजी रोटी कमाया करते थे कृषि करके। क्वेश्चन नंबर 7, in which part of the country was the zamindari system of revenue settlement introduced by the colonial government। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारी सिस्टम कौन से देश के हिस्से में स्टार्ट किया था सबसे पहले? तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल में। द जमींदारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट was implemented in the Bengal Presidency comprising parts of India's present day ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि फिलहाल ये जो है बंगाल
ये ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंच गया है और इसी जगह से अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम जो प्रथा है, जमींदारी प्रथा, उसको शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द जमींदारी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द colonial government caused immense misery and social tension among the cultivators? मिसेरी का मतलब होता है कष्टदायक। जब कोई चीज हमें कष्ट देती है तो उसे कहा जाता है मिसेरी। एंड सोशल टेंशन का मतलब होता है समाज में जब कोई व्यक्ति परेशान ज्यादा होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि समाज में हर तरफ जो है उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं सोशल टेंशन। तो यहां पर हमें ये बताना है कि जमींदारी सिस्टम जो था, जो अंग्रेजी सरकार ने शुरुआत की थी जिसकी भारत में, उसकी वजह से हमारे देश का जो किसान था वो किस प्रकार से कष्ट में था और किस प्रकार से वो सामाजिक रूप से परेशान था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। जमींदारों का बस एक ही काम था कि अधिक से अधिक किसानों से लगान वसूल किया जाए। इससे उनको कोई नहीं था कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी वो लगान पे करने लायक है या नहीं है। इससे जमींदारों को कोई मतलब नहीं होता था। अगर वो लगान दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो जबरदस्ती उसकी जमीन अपने कब्जे में कर लेना, उसके साथ मारपीट करना, उसके परिवार पर अत्याचार करना, जिसकी वजह से हमारे देश का जो किसान था वो कष्ट में भी था और सामाजिक रूप से परेशान भी था। दिस कॉज्ड immense misery and social tension among the cultivators. Question number 9. The main interest of the zamindars was only to collect rent, regardless of the economic condition of the cultivators, which caused immense misery and social tension among the cultivators. Why did the zamindars adopt such an attitude? हमारे देश के जमींदार थे, रिश्ते में हमारे भाई ही लगते थे वो लोग, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करते थे? ऐसा क्या कारण था कि वो किसानों को कष्ट दिया करते थे और किसानों को सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनके परिवार पर अत्याचार करते थे? ऐसा वो क्यों करते थे, ऐसा हमें यहां पर बताना है। द टर्म ऑफ द रिवेन्यू सेटलमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार्स अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। तो जमींदारों का इस प्रकार का जो एटीट्यूड था उसके पीछे कारण था रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जो कि अंग्रेजों ने शुरू किया था। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है बात समझाने के लिए। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश। यानी कि अंग्रेजों ने जमींदारों को एक डेडलाइन दी हुई थी कि इस डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट तक आपको हमारे पास लगान जमा कराना है किसानों से वसूल करके, और अगर आपने वो लगान हमारे पास जमा नहीं कराया तो आपकी जमींदारी छीनकर किसी और को दे दी जाएगी। और वो जमींदार बेचारा इसलिए डरता था कि अगर मेरी जमींदारी छीन गई और वो किसी और को दे दी गई तो जो अत्याचार मैं अभी दूसरों पर करता हूं फिर वही अत्याचार मेरे ऊपर किए जाएंगे। इसलिए वो अपने ऊपर अत्याचार ना हो, इस वजह से किसानों पर अत्याचार किया करता था। तो ये भी उसकी मजबूरी थी एक प्रकार की, वरना एक इंडियन पर इस प्रकार के इससे अत्याचार करे ये बात कुछ हजम नहीं होती है। लेकिन ऐसा ही हुआ करता था क्योंकि वो अपने ऊपर अत्याचार ना हो इससे डरता था, वो इससे बचता था कि उसके ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। वो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेजी सरकार की, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ा हमारे देश के स्ट्रक्चर पर, कंपोजिशन पर और वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यानी हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसके स्ट्रक्चर पर, उसके कंपोजिशन पर असर डाला अंग्रेजों की पॉलिसीज ने, पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। यानी कि वो अपने हिसाब से हमारे देश में अपनी कमोडिटी का प्रोडक्शन करवाया करते थे ताकि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं
उनको ज़्यादा फायदा मिले। इसी प्रकार से उनकी व्यापार की शर्तें थी और इसी प्रकार से वो टैरिफ के अंदर भी भेदभाव किया करते थे। ब्रिटेन से आने वाले गुड्स पर कोई टैक्स नहीं था और इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के जो गुड्स थे उन पर बहुत ज़्यादा वो टैक्स लगवाया करते थे। तो इस प्रकार से जो उनकी पॉलिसीज थी, कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी वजह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेम द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अंग्रेजी राज में पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में किस किस चीज का प्रोडक्शन होता था, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर किस किस क्षेत्र में काम कर रहा था। रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये चीजें मेन थी चारों। रेलवे, पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एटसेट्रा। ये सभी वो क्षेत्र थे जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा था, अर्थात ये सब चीजें गवर्नमेंट के हाथों में थी, इन्हें प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया था। नंबर 12, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के वक्त 1947 में ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी भारत में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी और वो चल रही थी। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही थी हमारे देश में उस वक्त? कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये सभी वो इंडस्ट्रीज थी जो आज़ादी के वक्त भी यानी कि 1947 में हमारे देश में मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी, हैवी मशीनरी टूल्स। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। यानी कि कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन टूल्स, अर्थात वो प्रोडक्ट्स जो दूसरी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं दूसरे आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तभी हम लोग करंटली कंजम्पशन कर पाते हैं गुड्स का। अगर देश में मशीनें ही नहीं बनेंगी तो फिर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो करंट कंजम्पशन के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का देश में होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कि भारत का जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, वो किस किस देश के साथ हुआ करता था और क्या क्या व्यापार हुआ करता था। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स like cotton, silk, woolen clothes and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain। यानी कि इंडिया से कच्चा माल, प्राइमरी प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में सप्लाई किया जाता था और ब्रिटेन से तैयार माल होने के बाद वो भारत में लाकर बेचा जाता था। ये वो माल था जो कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में बनता था और इंडिया में लाके उसको बेचा जाता था। यहां से क्या क्या जाता था? यहां से जाया करता था रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। और ब्रिटेन से इंडिया में क्या क्या आता था? कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स और कैपिटल गुड्स, जैसे कि हल्की फुल्की मशीनरी, हैवी मशीनरी नहीं, लाइट मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में तो हमारा सीधा सीधा ब्रिटेन के साथ ही लेन देन था सारा का सारा। मोर देन 50% ट्रेड हमारा होता था ब्रिटेन के साथ। इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। हमारा विदेशी व्यापार जो था वो सीमित था ब्रिटेन तक। एंड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज, और थोड़ी बहुत और कंट्रीज थी जिनके साथ हमारा विदेशी व्यापार हुआ करता था।
यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि चाइना, सिलोन जो कि श्रीलंका में है, पर्सिया जिसे कि अब ईरान के नाम से जाना जाता है। तो ये थे वो देश जिनके साथ थोड़ा बहुत हमारा व्यापार था। बाकी अधिकतर जो हमारा व्यापार था वो केवल और केवल ब्रिटेन के साथ हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 16, why did the export surplus not result in any flow of gold or silver into India? यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट था वो सरप्लस में था, क्योंकि इंपोर्ट होता था भारत में कम और एक्सपोर्ट हुआ करता था ज्यादा। उसके बावजूद भी भारत में ना तो गोल्ड आता था ना सिल्वर आता था। भी अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो बदले में पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये वो वक्त था जब पैसा वैसा नहीं चलता था। तब उस समय गोल्ड और सिल्वर के द्वारा लोग आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद भी भारत में सोना चांदी क्यों नहीं आता था? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत की कमाई का इस्तेमाल कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए सारा का सारा पैसा वो खर्च कर दिया करते थे। और साथ ही साथ एक्सपेंसेस ऑन वॉर, यानी कि हमारे देश से कमाया गया पैसा वो हमारे ही खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरीके से हमारे देश में एक्सपोर्ट सरप्लस तो था, लेकिन उसका फायदा कभी भी इंडिया को नहीं मिला, बल्कि इसका फायदा हमेशा अंग्रेजों ने उठाया और अपने ही खर्चे उससे पूरे करते रहे वो लोग। नंबर 17, विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड डिसिजिव स्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। भारत के डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला वो कौन से वर्ष में देखने को मिला? ये था 1921, जिसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वो कौन सा डिफाइनिंग ईयर था जिसमें भारत का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था और हम लोग फर्स्ट स्टेज से आ गए थे सेकेंड डिसिजिव स्टेज में। तो भारत की डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के अंतर्गत जो बड़ा हमें बदलाव देखने को मिला था वो 1921 में देखने को मिला था, और इसीलिए इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये जनगणना हुई थी 1881 में। इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन इन 1881, और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज द लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? अंग्रेजों के राज में भारत का लिटरेसी रेट कितना था? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत में लिटरेसी रेट केवल 16% था, यानी 100 लोगों में से केवल 16 ही लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि पढ़े लिखे मिलते थे। और अगर बात करें औरतों की खासकर तो केवल 7%, यानी 100 औरतों में से केवल 7% ही पढ़ी लिखी होती थी और बाकी सब अंगूठा छाप यानी कि अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वॉज द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्वाइट अलार्मिंग? मोर्टेलिटी रेट जो था वो चिंता का विषय था। वो कैसे था चिंता का विषय, ये हमें बताना है। द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई, मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, हमने पढ़ा भी था पहले, 40 पर 1000 था। पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, लेकिन चिंता का विषय तो ये था कि बच्चे जो देश में पैदा हुआ करते थे, 1000 बच्चों में से 218 जो बच्चे थे वो 1 साल की उम्र भी अचीव नहीं कर पाते थे और उससे पहले मर जाते थे। मोर्टेलिटी रेट हाई था, लेकिन चिंता का विषय क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
जो था 218 पर 1000। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारे देश के लोग किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, अर्थात प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर में कितने लोगों को काम मिला हुआ है। तो जब वर्किंग पर्सन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स के अंतर्गत, तो वही कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, which sector of the Indian economy accounted for the largest share of workforce during the colonial period? अंग्रेजों के राज में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में लोगों को मिलता था? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। 70 से 75% लोग खेती में ही लगे हुए थे। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द largest share of workforce, which usually remained at a high of 70 to 75%। और ये लगातार इतने पे ही रहा है, इससे कम कभी नहीं आया। ये अभी भी अप्रोक्सीमेटली 75%, 70 to 75% लोग अभी भी खेती में लगे हुए हैं, और अंग्रेजों के राज में तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, 85%। 23 क्वेश्चन नंबर, which sector of the Indian economy accounted for the least share of workforce during the colonial period? अंग्रेजी राज में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें लोग एंगेज थे? सबसे कम रोजगार किसमें था? तो ये था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लगभग 10% के आसपास। The manufacturing sector accounted for the least share of workforce during the colonial period, only 10%। कृषि में लगे हुए थे 70 से 75%, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 10%। क्वेश्चन नंबर 24, विच बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिड डेवलप अंडर द कॉलोनियल रिजाइम? अंग्रेजी राज में हमारे देश में वो कौन सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो डेवलप हुआ था? रेलवे डेवलप हुआ था, पोर्ट्स उन्होंने डेवलप किए थे, खासकर सी पोर्ट्स, ताकि यहां से कच्चा माल अपने देश में लेके जाएं और वहां से तैयार माल लाकर वापस हमारे देश में बेचें। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि शिप्स, पानी के जहाज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो ये सभी वो क्षेत्र थे जिसमें अंग्रेजों ने हमारे देश में काम किया और इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? अंग्रेजों का मकसद क्या था भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का? अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है कि कौन कौन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिसमें अंग्रेजों ने काम किया। वो थे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स। फिलहाल हमें ये बताना है कि उनका मकसद क्या था। तो उनका मकसद केवल एक ही था कि अपने देश के हित के लिए उन्होंने ये सब काम किए थे। भारत के लोगों को सुविधाओं देने का उनका कोई मकसद नहीं था। द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी कि अपने देश का हित करने के लिए, एंड नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। उनका मकसद हमारे देश के लोगों को बेसिक सुविधाएं देने का नहीं था कि आधारभूत सुविधाएं वो हमारे देश के लोगों को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए किया, यानी कि कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपने हित के लिए। यहां पर इंटरेस्ट वर्ड जो है वो शो करता है हित को। क्वेश्चन 26, व्हाट वर द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन इंडिया?
पूरे भारत में जगह जगह सड़कें बनाई उन्होंने। तो उनका मकसद क्या था सड़कें बनाने का? और फिलहाल भी जितने हम लोग हाईवे वगैरह देखते हैं उनमें से बहुत सारे नेशनल हाईवे जैसे हैं जिनका बेस अंग्रेजों ने ही तैयार किया था। तो अंग्रेजों का सड़कें बनाने का मकसद क्या था? मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, ताकि वो अपने देश की सेना को एक जगह से दूसरी जगह फटाफट भेज सकें, ताकि अगर किसी क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो गया है कोई, या कहीं कोई विद्रोह कर दिया है लोगों ने, तो वहां पर तुरंत के तुरंत आर्मी को भेजा जाए और उस विद्रोह को, उस आंदोलन को बंद कराया जाए। एंड पॉइंट नंबर 2, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दीज टू इंग्लैंड और अदर फॉरेन डेस्टिनेशंस। तो पहला मकसद तो उनका था कि सेना को इधर से उधर मूव होने में आसानी होगी रोड के द्वारा, और दूसरा उनका मकसद था कि यहां से जो कच्चा माल है वो आसानी से रेलवे स्टेशन तक या पोर्ट तक पहुंचा दिया जाए, ताकि बंदरगाह से उसे आसानी से इंग्लैंड भेज दिया जाए। पोर्ट को, जो सी पोर्ट होता है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे बंदर रहते हैं, वो पोर्ट है जहां पर जहाज वगैरह आकर रुकते हैं, पानी के जहाज। तो ये वो पोर्ट है जहां पर आसानी से इंडिया का कच्चा माल पहुंच जाता था और वहां से वो फिर इंग्लैंड ट्रांसफर कर दिया जाता था या फिर दूसरे देश में जहां उसको पहुंचाना है। क्वेश्चन 27, व्हेन डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया? कब शुरुआत की थी रेलवे की? बताया था आपको 1850 में। पहली ट्रेन चली थी 1853 में, बॉम्बे टू थाने, लेकिन रेलवे की शुरुआत भारत में 1850 में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाया करता था उस समय पर, क्योंकि उस समय इंटरनेट तो था ही नहीं। लोग अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल किया करते थे, लेटर्स का। लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था, इससे कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाता था। तो इतना महंगा होने के बावजूद भी ये सिस्टम अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत भारत में की क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के द्वारा वो भारत में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया करते थे, ताकि देश की कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसलिए उन्होंने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, वो भी अपने लिए की थी, हमारे लिए नहीं की थी, ताकि वो फटाफट कम्युनिकेशन करके इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकें और देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फॉर विच इंडस्ट्रीज वॉज इंडिया पर्टिकुलरली वेल नोन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड वाई? अंग्रेजों के राज में वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी भारत में जो थोड़ी जानी मानी थी और क्यों थी? इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। अंग्रेजों के राज में भारत में हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित था पूरे विश्व में, इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। कॉटन के क्षेत्र में यानी सूती कपड़ा और सिल्क टेक्सटाइल, जिसके बारे में इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। डक्का मुस्लिन एक कपड़ा हुआ करता था जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इसके अलावा मेटल्स एंड प्रेसिशियस स्टोन वर्क्स, यानी कि जो महंगे महंगे पत्थर आते हैं, हीरे जवाहरात, उनका भी काम इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा था। दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, और ये प्रोडक्ट्स इंडिया के पूरे विश्व में बिका करते थे। बिकॉज ऑफ, क्यों बिका करते थे वो आगे बताया है, द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था, ऐसी क्वालिटी जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती थी। एंड नंबर 2, द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, यानी कि जो उसमें हस्तशिल्प हुआ करता था वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी का हुआ करता था, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता था। इसी वजह से ये सामान महंगा भी बहुत था, और इसी वजह से मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि इस सामान के कदरदान कौन हुआ करते थे?
केवल राजा महाराजा शहंशाह, और जब वो लोग खत्म हो गए, अंग्रेजों ने उन्हें खत्म कर दिया, तो हैंडीक्राफ्ट भी हमारे देश से धीरे धीरे खत्म होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द colonial government in India? What were the impacts of these policies? अंग्रेजों के राज में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो उनके द्वारा हमारे देश में चलाई जाती थी, उनका मकसद क्या था, यह हमें बताना है। यानी कि जो आर्थिक नीतियां थी अंग्रेजों की, उनका मकसद क्या था और उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे उनका फोकस क्या था। Focus of the economic policies pursued by the colonial government in India. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of the home country. यानी कि उनका मकसद केवल एक था कि उनका जो अपना देश है यानी कि ब्रिटेन, उनकी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना, उनकी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और उनकी ही इंडस्ट्रीज को प्रमोशन यानी कि उनको बढ़ावा देना। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने की बजाय केवल फायदे के बारे में सोचते थे उन इंडस्ट्रीज के जो कि ब्रिटेन में थी, और यही उनका मेन मकसद था कि यहां से कच्चा माल लेके जाएं अपने देश और वहां से तैयार माल करके लाके बेचें हमारे देश में। अब पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज। ये अगले पेज पर बताया गया है। इंपैक्ट ऑफ द पॉलिसीज, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। क्वेश्चन वही कंटिन्यू चल रहा है अभी ये, लेकिन ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज, केवल इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 1, सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा उनकी पॉलिसीज का, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जो कच्चा माल था वो जाने लगा और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से तैयार माल लाकर वो हमारी इकोनॉमी में बेचा जाने लगा। सेकेंड पॉइंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। उनकी आर्थिक नीतियां अच्छी नहीं थी। अगर आर्थिक नीतियां उनकी अच्छी होती अंग्रेजों की, तो वो हमारे देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश ही नहीं की। द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल जीडीपी ड्यूरिंग द फर्स्ट half of the 20th century was only less than 2%। यानी कि रियल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वो केवल और केवल 2% से भी कम था। एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी वाज अबाउट 0.5% पर ईयर। और पर कैपिटा जीडीपी अगर देखा जाए, पर कैपिटा का मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाला जीडीपी, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% भी नहीं था, 0.5% से भी कम था वो। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था। इस सेशन के लिए 30 क्वेश्चंस बहुत है, बाकी और 20 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 या 21, वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।